राम राम किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको धान की नर्सरी की तैयारी के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा और इसमें हमने 12 पॉइंट तैयार किए हैं, जिसके आधार पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे बीज डालने से लेकर के रोपाई करने तक की। तो 12 पॉइंट्स क्या क्या हैं आप ये देख लीजिए और ये चैप्टर वाइज भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। जो चैप्टर आप नहीं देखना चाहते हैं उसे स्किप करके बाकी जो चैप्टर देखना चाहते हैं वो आराम से आप देख सकते हैं। तो 12 पॉइंट्स कौन कौन से हैं आप पहले सुन लीजिए। पहला है खेत की तैयारी, दूसरा खेत की माप, तीसरा है प्रजाति चयन व बीज दर, चौथा जमाव की जांच या अंकुरण, पांचवा है उर्वरक, छठा है बीज की बुआई, सातवां नंबर है पूर्व खरपतवारनाशी, आठवां है पहली खाद या रोग नियंत्रण, नौवां है पश्चात खरपतवारनाशी, 10वां है दूसरी खाद, 11वां है पौधे निकालना और 12वां है अगर नर्सरी टूटने की समस्या है तो उसका समाधान क्या होगा। तो ये 12 पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले खेत की तैयारी से शुरू करते हैं। गर्मियों के दिनों में अक्सर लोग गहरी जुताई करके छोड़ देते हैं, अगर नहीं छोड़ा है तो छोड़ना पड़ेगा। एक गहरी जुताई आप करके छोड़ दीजिए। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए आप कल्टीवेटर या रोटावेटर से दोबारा करवा सकते हैं और इसके बाद हर 2-2 दिन पर पानी भरें, कम से कम 3 बार पानी भरें, तब आपका खेत जो है वो ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाएगी। अगर बरसात हो गई है आपके एरिया में तो आप ये 2-2 दिन बाद जो पानी भरने वाला कार्यक्रम है इसे आप रोक सकते हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में बरसात नहीं हुई है वहाँ यह कार्य करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ऐसे में जब ज़मीन या मिट्टी गर्म रहेगी ऐसे में अंकुरण को खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये कार्य आपको करना होगा। दूसरा है खेत की माप। देखिए 1 हेक्टेयर में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 12.5 बीघा होता है या फिर कह सकते हैं 2.5 एकड़ होता है और एकड़ और हेक्टेयर इसमें दो में ही बात करना हमारे लिए ज़्यादा उचित होगा क्योंकि भारत में जितने भी राज्य हैं या जहाँ कहीं भी है, आप कोर्ट कचहरी के मामलों में देख लीजिए, वहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें जो है वो हेक्टेयर में ही लिखी जाती हैं, एकड़ में भी नहीं लिखी जाती हैं। हेक्टेयर जो है वो एक बेसिक पैमाना है और उसके बाद एकड़ है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं हेक्टेयर और उसे एकड़ में भी कन्वर्ट करके आपके लिए चलेंगे। तो 1 हेक्टेयर जो है वो हमारे यहाँ 2.5 एकड़ का होता है। बीघा बात करें तो 12.5 बीघा होता है 1 हेक्टेयर में। 1 एकड़ में 5 बीघा होता है और 1 बीघे में हमारे यहाँ 20 बिस्वा होता है। तो इस हिसाब से आपको 1 एकड़ जो नर्सरी तैयार करनी है उसके लिए 5 से 6 बिस्वा खेत की ज़रूरत आपको होगी। अगर बात करें वर्ग मीटर में तो 350 से 450 वर्ग मीटर की ज़रूरत आपको होगी। बात करें कि एक साथ क्या हम लगाएंगे, नहीं, आपको छोटे छोटे बेड बनाना है। 3 मीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का एक बेड बनाना है। इसके हिसाब से आपको बीच बीच में नाली छोड़ देना है। इसका भी मैं आगे आपको फ़ायदा बताऊंगा। अब हम तीसरे पॉइंट प्रजाति चयन व बीज दर पर बात करते हैं। आपके क्षेत्र के अनुसार जो अच्छी प्रजातियां हों, जो लग रही हों, उन प्रजातियों का आप उन्नत और ज़्यादा उत्पादन देने वाली प्रजातियों का चयन करें। कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। अगर खाने के लिए आप लगाना चाहते हैं महीन धान, सुगंधित धान, तो हो सकता है कम उत्पादन हो लेकिन आपके लिए स्वाद लाजवाब होगा। तो ये आपके ऊपर तय करता है कि आप बेचने के लिए लगाना चाहते हैं या खाने के लिए। उस हिसाब से आप प्रजाति का चयन कीजिए। हाइब्रिड बीज है तो 5 से 6 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होगी और अगर देसी धान है तो 10 किलोग्राम। देसी धान में जैसे नारेंद्र है, सरजूबावन है, ऐसी और सी प्रजातियाँ आती हैं। वहीं पर अगर जो इम्प्रूव्ड पैडी आते हैं उनके लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की ज़रूरत जो है वो होती है। तो आप देख लीजिए कि कौन सी आप प्रजाति लगा रहे हो, यानी हाइब्रिड है, देसी है या फिर जो है इम्प्रूव्ड पैडी आप लगा रहे हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर किसान जो हैं वो 5 किलोग्राम ही हाइब्रिड सीड 1 एकड़ के लिए लगाते हैं। हमारे क्षेत्र में तो 5 किलो से ज़्यादा कोई लेता ही नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर 6 किलो की नर्सरी तैयार की जाए और उससे रोपाई की जाए तभी आपको वो उत्पादन मिल सकता है जो कंपनी कहती है या कोई विक्रेता कहता है। क्योंकि जब पौधों की संख्या कम होगी खेत में तब आपको उत्पादन जाहिर सी बात है कम मिलेगा।
अब आपको बताते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ ना कुछ अंकुरण खराब होगा। जर्मिनेशन भी 80% ही दिखाता है, तो 20% तो यहाँ पर लेस है। यानी कि अगर आप 6 किलो की नर्सरी तैयार करने चलते हैं तो हो सकता है संभवतः आपको 5 किलो की नर्सरी पूर्णतः तैयार मिले। वहीं पर अगर आप ठेके से बैठवाने लगते हैं तो यही कारण है कि ठेके से जब बैठाया जाता है तो जो ठेकेदार होता है धान बैठवाने वाला, वो कम नर्सरी में ज़्यादा खेत को रोपाई कर देता है। इसी वजह से हमारे यहाँ या इन क्षेत्रों में जहाँ पर ठेके से काम होता है वहाँ पर उत्पादन कम देखने के लिए अक्सर मिलता है। तो अगर आप स्वयं से रोपाई कर सकते हैं या 5 से 6 किलोग्राम जो बीज है उसकी नर्सरी जो तैयार करवाइए, वो ठेका पर ऐसे ही दीजिए कि अगर ये नर्सरी हमारे इतने खेत में लगेगी, इतने खेत के लिए ही है, यानी 1 एकड़ खेत के लिए तैयार की गई है, 1 एकड़ खेत में ही लगेगी तो हम आपको पैसा देंगे, अन्यथा आपके पैसों में भी कटौती होगी। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखिएगा। चौथा पॉइंट हमारा आता है जमाव की जांच या अंकुरण लेना। देखिए हाइब्रिड धान है अगर, तो आपको 12 घंटे भिगोने की ज़रूरत है। और यहीं पर अगर देसी धान ले रहे हो, नरेंद्र सरजुबौन जैसे धान हैं, तो उसे 24 घंटे भिगोने की ज़रूरत होती है। उसके बाद निकालना है आपको। अगर हाँ इम्प्रूव्ड पैडी है तो उसे भी 12 घंटे भिगोने की ज़रूरत होगी। इसके बाद 12 घंटे या 24 घंटे भिगोने के बाद उसे निकाल लेना है और जूट या टाट की जो बोरी आती है उसे भिगो करके अच्छे से, और उसमें धान को रख करके खूब अच्छे से कस करके बांध करके और ठंड नम जगह पर आपको रख देना है। अगले 24 से 36 घंटे में उसके अच्छे खासे अंकुरण आ जाएंगे। मैं कहूँगा 24 घंटे में ही। देखो 24 घंटा है, ये है हाइब्रिड धान के लिए, इम्प्रूव्ड धान के लिए 24 घंटे में अच्छे अंकुरण आ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अंकुरण बड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और जब बड़े अंकुरण होते हैं तो धूप लगने से ख़राब भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए 24 घंटे में जो अंकुरण निकलता है उसी पर आप बुआई का काम कर दीजिए। 36 घंटे जो टाइम है वो देसी धान के लिए लगने वाला है। तो अगर आप देसी धान की अगर आप नर्सरी डाल रहे हैं तो आपको 36 घंटे लग जाएंगे अच्छे खासे अंकुरण के लिए। अंकुरण ज़्यादा बड़ा ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। अब बात करते हैं उर्वरक की। तो देखिए आखिरी जुताई जब आपने की तो उसी समय आपको जैविक खाद या फिर जो देसी सड़ी गोबर की खाद है उससे आपको अच्छी तरीके से डाल देनी है। और इसका एक बहुत बड़ा जो फ़ायदा है वो है कि मिट्टी इससे काफ़ी ज़्यादा भुरभुरी रहती है, जिससे आपको नर्सरी निकालने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। दूसरी बात, मिट्टी की अंदर जो कार्बन की क्षमता है, कार्बन की कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, कार्बनिक खादों की संख्या बढ़ जाती है। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहता है। मित्र कीटों की भी संख्या बढ़ जाती है। तो आप देसी खाद या अगर आपके पास तैयार नहीं है सड़ी देसी गोबर की खाद, तो आप जाकर के जैविक जो आती है उसे ला करके आप डाल दीजिएगा। इसके आधार पर धान का बीज जो है आपका 5 से 6 किलो है तो उसका आधा DAP, जैसे हम हाइब्रिड को मान करके अभी चलते हैं कि हम 6 किलोग्राम जो है नर्सरी तैयार करेंगे 1 एकड़ के लिए, तो 6 किलोग्राम अगर बीज ले रहे हैं तो 3 किलो DAP होगी। और इसका DAP का भी आधा MOP यानी 1.5 किलोग्राम जो है उसमें MOP डालनी होगी। इसका भी आधा जो है वो यूरिया हमें डालनी है, यानी 1.5 किलोग्राम का भी आधा। तो इतना आपको ये उर्वरक डालना है। साथ ही में अगर आप चाहें या आपका बजट है तो आप जो है जिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी रूप से किसी ही एक प्रकार के जो दीमकनाशी हैं या ज़मीनी कीटनाशी हैं, जैसे फिप्रोनिल आता है या कार्बोफ्यूरान आता है, क्लोरिंट्रा नीलीपुरॉल आता है और कुछ मिक्स वाले जैसे बर्टाको भी आता है। तो ये किसी एक को आप जरूर डाल दीजिए, जिससे जो है ज़मीनी कीट ना लगे। अब बात करते हैं छठे पॉइंट पर। तो छठे पॉइंट में आपको खेत आपका तैयार हो चुका है, इसके बाद आपको पानी भरना है। अगर आपने रोटावेटर से बुआई कर रखी थी तो आपको संभवतः पाटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपने जो कल्टीवेटर से जुताई करवा रखी है तो आपको पाटा लगाने की ज़रूरत है। पाटा लगा करके फिर आप बुआई का काम कीजिएगा। अब एक बात मैंने बताई थी कि अगर आप 3 × 10 मीटर की सैया बना करके चलते हैं तो किनारे किनारे जो नालियाँ बचेंगी उसमें आपको चलना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। जैसा आप इस समय देख सकते हो, बिल्कुल किनारे किनारे से चल करके बीज की बुआई की जा रही है।
और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसी बुआई करते हैं, देखो बीच में चलते हुए बुआई करते हैं। तो बीच में जब चलते हैं तो बुआई पहले हो जाती है, पैर हमारा बाद में पड़ता है। इससे हमारे पैर के नीचे जो पौधे चले जाते हैं, जो बीज चले जाते हैं, उनमें जर्मिनेशन में भी दिक्कत आती है। दूसरा, अगर जम भी गए हैं तो वो नर्सरी निकालने में टूट जाते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिए। 3x10 का बेड बनाइए। अगर बेड नहीं बनता है, जैसा कि आप इस स्थिति में देख सकते हैं, कोई बेड नहीं बना हुआ है एकदम से एक बराबर से, बस एक चीज़ का खास ख्याल रखा जा रहा है कि हम अंदर ना चल करके, छोटी छोटी क्यारियाँ हैं, बाहर से चल करके पूरी बुआई का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप बाहर से चलते हुए बुआई का काम करें। 7वां नंबर है पूर्व खरपतवार नाशी। नर्सरी में अगर कोई भी खरपतवार उगाता है तो उसे अंत तक खत्म करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो भी खरपतवार हैं उनके लिए उगे हुए खरपतवारों को नष्ट करने के लिए कोई दवाई नहीं आती है। कैसे, ये भी मैं आपको अभी स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो यह ध्यान दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो नर्सरी है उसमें कोई भी खरपतवार ना हो, तो पायराजोल सल्फोरान इथाइल 10% WP 20 ग्राम जो आती है एक पाउच, वो 1 एकड़ बीज के लिए यानी 5 से 6 किलो बीज के लिए पर्याप्त होती है। इसे बालू या मिट्टी में मिला करके बीज बुआई के तुरंत बाद जो है वो बुआई कर दीजिएगा। आपके उस नर्सरी में एक भी पौधा जो है खरपतवार का नहीं उगेगा। अब एक बात जो मैंने कही कि जो उगे हुए खरपतवार होते हैं उन्हें खत्म करने के लिए कोई दवा नहीं आती है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्पष्ट भी किए देता हूँ। मान लीजिए नर्सरी में आपके एक पौधा खरपतवार का है जो आप ले जा कर के और ट्रांसप्लांट कर देते हो धान के साथ में। तो फिलहाल अगर नर्सरी में है तो भी आप खत्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी बिस्पायरिवेक सोडियम ही एक दवा है जो धान में पड़ती है। इसका भी पड़ने का टाइम 15 से 18 दिन का होता है। चलो नर्सरी में लोग 10 से 12 दिन के बाद डालना शुरू कर देते हैं, फिर भी डालोगे, उसके 3 दिन बाद पानी लगाओगे, उसके 7 दिन बाद वो खरपतवार को ख़त्म करता है, तब तक पता लगता है कि नर्सरी निकल रही है, नर्सरी को निकालने का टाइम आ गया है। तो ऐसे में उस दवा डालने का कोई मतलब विशेष बनता नहीं है। दूसरी बात, चौड़ी पत्ती के खरपतवार होंगे उन्हें वो खत्म नहीं कर पाएगा। उसके लिए मेटसल्फुरान क्लोरीम्यूरान को मिक्स करवा करके डालना होता है, जो कि 8 ग्राम 1 एकड़ खेत के लिए होता है। और आपका क्षेत्रफल जो है नर्सरी का वो काफ़ी कम है, तो ऐसे में जो दशमलव कुछ ग्राम बनेगा वो कोई दे नहीं पाएगा। तो चौड़ी पत्ती के खरपतवार तो वहाँ पर रुक ही जाएंगे। अगर दवा बिस्पायरिवेक सोडियम डालते हो तो भी कुछ खरपतवार कंट्रोल होंगे, लेकिन उनके लिए भी देखा जाए तो अगर आप 20 से 25 दिन के भीतर नर्सरी की रोपाई करवा रहे हैं तो वो दवा डालना भी बेकार ही एक तरफ से होगा। आपकी जो खरपतवार उगाए हैं वो धान के साथ साथ जाकर के रोपाई होंगे। अब धान की जब रोपाई की जाती है तो वहाँ पर भी प्री इमर्जेंस हेर्बिसाइड यानी कि पूर्व खरपतवार नाशियाँ पड़ती हैं। उनका भी सिद्धांत ये होता है कि जो उगे हुए खरपतवार हैं उन्हें मैं खत्म नहीं करूँगी, लेकिन भविष्य में किसी भी खरपतवार को मैं उगने नहीं दूंगी। तो यही बात है कि जो नर्सरी से गया हुआ और ट्रांसप्लांट है उसे वह खत्म नहीं करेगा। चलिए, ये तो होगा पूर्व खरपतवारनाशी। अब करते हैं पश्चात खरपतवारनाशी धान रोपाई में। तो 15 से 18 दिन पर जाकर के जो है पश्चात खरपतवारनाशी पड़ती हैं, जिनके लिए 3 से 4 पत्ती के जो खरपतवार होंगे उन पर वह काम करेगी। लेकिन जो रोपाई किया गया था वो तो उस समय जब नए जो पत्ते निकलेंगे, जो नए खरपतवार होंगे वो 3 से 4 पत्ती के होंगे, तब जो रोपाई वाला होगा वो 6 से 8 पत्ती के बीच का हो चुका होगा, तो उसे भी वह खत्म नहीं करेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पूर्व खरपतवारनाशी डालना आपके लिए बेहतर होगा। अगर यह उग जाता है और रोपाई भी हो जाता है तो इसे खत्म करना नामुमकिन ही बन जाता है, अन्यथा किसान जो हैं वो बाद में खरपतवार से परेशान ही रहते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर पर। 10वें दिन पर आपको यूरिया देना है, या जो बगुला रोग है या पीलापन आ रहा है तो उसका नियंत्रण कैसे आपको करना है। तो जितना बीज डाला है उसका आधा यूरिया आपको डालना है। जैसे 6 किलो अगर आपने बीज डाला है तो 3 किलो, 5 किलो बीज डाला है तो आपको 2.5 किलो यूरिया डालना है। पीलापन कहीं कहीं अगर आपको दिख रहा है, नया नर्सरी सफ़ेद हो रही है, तो आप जो है फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम डाल सकते हैं। अगर नर्सरी सफ़ेद हो रही है, पीली हो रही है तो जिंक से भी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर देख रहे हो कि जगह जगह पर जो है सफ़ेद हो रही है, जिसे हम बगुला रोग कहते हैं, अगर ये लग रहा है तो आपको फेरस सल्फेट डालने की ज़रूरत होगी। फेरस सल्फेट बहुत महंगा नहीं होता है, 30 से 40 रुपये का 1 किलो आता है।
डाल देंगे तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छे काम करेगा। जैसा कि हमारे यहाँ है कि जो बगुला रोग जो है अक्सर लगता है हमारे खेत में, तो आप देख सकते हैं जब हम बीज डालने से पहले ही यहाँ पर इसे पानी में घोल करके, पानी भरने के बाद में देख लीजिए इसे आराम से घोल करके और गिलास से है, हाथ से है, उसे हम पूरी तरीके से फैला रहे हैं ताकि पानी पर फैल जाए और बगुला रोग आगे चल करके हमें मिले ही नहीं। तो ये काम भी आप कर सकते हैं, जब बीज डाल रहे हों उससे पहले ही फेरस सल्फेट का घोल बना करके और पानी पर बिखेर दीजिए, जिससे वो आराम से फैल जाए और बगुला रोग जो है वो आने ही न दे। बाद में आपको सिर्फ यूरिया और जो जिंक है उसे आपको डालने की ज़रूरत हो। अब बात करते हैं पश्चात खरपतवारनाशी की। तो 12 से 15 दिन की अवस्था में आपको बिस्पायरिवेट सोडियम, जितने जो बिस्वा है या फिर जितने कह सकते हैं जितने किलोग्राम आपने बीज डाली है उतने ही ml आपको बिस्पायरिवेट सोडियम ले करके और प्रति 1 ml जो दवा होगी उसके लिए 2 लीटर पानी आपको लेना है और छिड़काव कर देना है। जो भी पत्ते होंगे, जो भी खरपतवार होंगे वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएंगे, बाकी तो मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। बात करते हैं 18 से 20 दिन पर हो जाए तो भी आपको एक बार यूरिया जो है 10वें दिन दिया था, तो 18 दिन पर आपको पुनः यूरिया देना है। बीज जितना था उसका आधा ही आपको यूरिया देना है। जैसे 6 किलो बीज था तो 3 किलो, 5 किलो बीज है तो 2.5 किलो यूरिया आपको देना है। चाहें तो आप जिंक दे सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जिंक देने की। 11वां पॉइंट है पौधों को निकालना। अभी 21 से 25 दिन का टाइम होता है, तैसे ही रोपाई का उत्तम समय होता है, ये सबसे ज़्यादा उत्तम समय है। इस समय में कोशिश कीजिए जहाँ तक कि 25 दिन की जो नर्सरी है वो आपकी रोपाई हो जाए। 21 से 25 दिन की आप रोपाई करके देख लीजिए और 25 दिन की ऊपर वाली रोपाई करके देख लीजिए, दोनों में आपको फ़र्क दिख जाएगा। जो 21 से 25 दिन के भीतर हुई है उसमें अच्छे खासे कल्लों का फुटाव देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके बाद में जो 25 दिन के बाद में आप नर्सरी की रोपाई करोगे उसमें आपको कल्लों के फुटाव ही कम देखने के लिए मिलेंगे। जैसे जैसे दिन ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे तकलीफ़ें भी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा 21 से 25 दिन पर आप जो नर्सरी है वो आप रोपाई करवा दें। 12वां है कि नर्सरी टूटने का समाधान। बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है, बहुत सारे किसानों को, कि नर्सरी जो है वो टूटने लगती है, काफ़ी ज़्यादा टूटती है, बुआई में काफ़ी ज़्यादा गलतियां हो जाती हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी तरीके से नर्सरी टूट रही है तो उसका एक ही नियंत्रण है। अगर नर्सरी टूट रही है तो उससे 12 घंटे पहले, जैसे आपको कल सुबह नर्सरी निकलवाना है तो आज शाम को हुई आपको 2 से 3 ml प्रति 1 किलो बीज के हिसाब से, जैसे 6 किलो अगर आपने बीज डाला है 12 से 18 ml आपको चिपकू आता है जो सिलिकॉन बेस होता है, अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। 12 घंटे बाद यह आपके पौधों को काफ़ी ज़्यादा चिकना और मुलायम बना देगा। इसकी जड़ें भी काफ़ी ज़्यादा जो है मिट्टी से अलग हो जाएंगी, तो आपको उखाड़ने में जो है टूटने की समस्या का काफ़ी कम सामना करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए और अच्छी खासी नर्सरी की रोपाई का कीजिएगा। तो इन सभी जानकारियों के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नर्सरी में किसी भी मुद्दे पर मेरी कोई बात रह गई है जो हमने नहीं की है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने कोशिश की है पूरी कि हर संभव प्रयास पर, हर पॉइंट पर बात की जाए और की है। फिर भी अगर कोई रह गया तो आप हमें कमेंट कीजिए, उस पर बात ज़रूर की जाएगी। हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा जो डिस्कशन मैंने नहीं किया है कि पायराजोसल्फ्यूरान इथाइल डालने से कुछ किसानों की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि बीज के अंकुरण खराब हो जाते हैं या नर्सरी हमारी ख़राब हो जाती है। तो इस पर हम अगला वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वैसे भी ये वीडियो ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, तो मिलते हैं जल्द हम आपको अगली और वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फटाक से आपको वीडियो की जानकारी मिल जाए करे जैसे हमें वीडियो अपलोड करूँ। तो मिलता हूँ एक अगली नई वीडियो में। जुलाई आपकी खेतों में हरियाली देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।